नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम नफीस मंशा लाइव में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष नफीस मंशा खान, जिससे आज हम आपके सवालों के लिखे जवाब जानने वाले हैं। आइए बात करते हैं नफीस मंशा खान से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। शुक्रिया बहुत बहुत। ये बताएं सर कि आप पार्षद रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, 5 साल के अनिल भोसले के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? मैं समय ज़्यादा इसका कार्यकाल के अंदर इतना पैसा आने के बाद शहर का विकास नहीं कर पाए ये लोग। इन्होंने शहर में सिर्फ गड्ढे गड्ढे करें और गंदगी का अंबार कर दिया इन्होंने। उस दौर में मेरे को मालूम है अच्छी तरीके से 94 से लेकर 2008-9 तक नगर निगम में पैसा नहीं आता था, 2005 तक के क्यों कंडीशन ही हो गई थी, तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं रहते थे हमारे पास। लेकिन हमने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होने के बाद भी इस शहर में सफाई करवाई और सफाई कर्मचारी हमारे साथ जुड़ के काम करते थे, उनको तनख्वाह नहीं मिल पाती थी। आज के दौर में इनके पास अकाउंट में इतना पैसा पड़ा रहता है, उसके बाद शहर इतना गंदा है, मैं सोच नहीं सकता। आप जिस क्षेत्र में चले आए जहाँ से नाले उबल के पानी बाहर आ रहा है और वो गंदगी के अंदर लोग चल रहे हैं और ये बोल रहे हैं हमने शहर का विकास किया। इन्होंने विकास नहीं किया, शहर का विनाश किया है। शहर का अंदर नगर निगम चलाना जानते नहीं ये लोग और ये बोलते हैं हमने शहर का विकास किया है। एक आध काम बता दें ये इन 15 सालों के अंदर, इनके कार्यकाल के अंदर, कि इन्होंने शहर हित के अंदर क्या अच्छा काम किया। एक काम, मैं ज़्यादा काम की बात नहीं करता, एक काम कर बता दें कि शहर में इन्होंने कोई अच्छा करके बताया हो जिससे पब्लिक खुश हुई हो। 3 परिषद रही है, कांग्रेस के कई पार्षद अधिक रहे, फिर भी कांग्रेस का महापौर नहीं बना। क्या कहने गए आप इस पर? सिर्फ इसकी वजह बताता हूँ कि आपसी में जो इंतशार फैला है, कांग्रेस एकजुट होकर नहीं रह पाई यहाँ पर। हम में भी कुछ गलती रही और कांग्रेस संगठन में भी कुछ गलती रही है, क्योंकि मैं अगर गलती होती है तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कुछ लोग अपनी गलती छुपाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। रही बात टिकट देने की बात, तो सुरेंद्र सिंह के आप वक्त में आपने देख लिया था कि वो टिकट नहीं मिला तो अंजाम क्या हुआ कांग्रेस कैंडिडेट का। टिकट बांटने में जिस तरीके से भेदभाव किया जाता है, आज भी वही हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस संगठन किस हिसाब से ये चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोगों को जोड़कर चलें शहर के अंदर। जब तक कि आप हिंदू मुसलमान को जोड़ के नहीं चलोगे, आप यहाँ का चुनाव जीत नहीं सकते। आप कितना भी जोर लगा दें, कितने भी पार्षद जिता के लेके आ जाएं, अल्पसंख्यक बेस के ऊपर आप चुनाव नहीं जीत सकते। जब तक कि बहुसंख्यक भाई मिलकर दोनों वोट नहीं करेंगे कांग्रेस संगठन को, जब तक आप वोट से चुनाव जीत नहीं पाएंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपको पेश करना पड़ेगा नगर निगम की जनता पब्लिक के अंदर आकर कि आप क्या विकास करेंगे, आपका क्या काम करेंगे आपके। और कम से कम ये चीज़ रखना चाहिए नगर निगम के अंदर कि वापस बुलाया जाए नगर निगम। जैसे नगर पालिकाओं में नगर अध्यक्ष को वापस बुलाने के एक प्रस्ताव इसी तरह नगर निगम में बुलाया जाए कि 1 साल बाद इनका सर्वे किया जाए कि इन्होंने क्या अच्छे काम किया। अगर अच्छे काम नहीं किया जाए तो उस महापौर को हटा देना चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी का हो। क्योंकि हमने देखा है कि आप एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हारून सेठ के दौर के अंदर हमें सिर्फ 12 लाख रुपये मिले थे खूनी भंडारों को निर्माण करने के। 12 लाख रुपये। वो खूनी भंडारा जो हमने उस दौर में आज से 20 साल पहले काम किया है, वही गार्डन हमने डेवलप करा, वही उसके अंदर 12 लाख के अंदर कुएँ रिपेयरिंग करे, 12 लाख के अंदर हमने सब टनल की सफाई कराई, रोड बनाए 12 लाख के अंदर। आज करोड़ों रुपये उसके नाम पे फूंक दिया जा रहा है, लेकिन वो वहीं की वहीं चीज़ खड़ी हुई है। वो गार्डन भी हमारे हाथ का डेवलप करा हुआ है। हम ये बात नहीं करते, जब पैसा आया तो हमने बराबर हिंदू मुसलमान दोनों ग्रुप में बांटा, ऐसे नहीं करा। एक अच्छी बात मेरे को याद आ रही है कि मेरे पास 5 लाख रुपये PWD में फ़ंड पड़ा था, तो मैंने उस दौर में क्या करा, मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो रेणुका मंदिर है, रेणुका मत मंदिर, वहाँ 5 लाख के अंदर 2.5 लाख के लाइट अंदर जाके मैंने खुद लगाए, हेलोजन लाइट। आप जाके मालूम कर सकते हैं उस दौर के अंदर। और दूसरे 2.5 लाख के लाइट ये आज जामा मस्जिद के मीनारों पर आपने देखना रात में जो जलते हैं, दोनों जगह 2.5 लाख रुपये लगाए मैंने कहा ये नहीं कि भेदभाव करने से राजनीति नहीं चलती। और आप थोड़े दिन भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन जब पब्लिक जान लेती है तो आपका ठिकाना फिर दूसरी जगह हो जाता है, फिर पब्लिक के दिल से उतर जाते हैं आप लोग। तो काम आपको दोनों समाज का करना पड़ेगा, क्योंकि आप चुन के आए हैं। आप ऐसे थोड़ी कि एक समाज की तरफ से चुन के आए, आप चुन के आए पूरे शहर के महापौर हो गए, शहर पर विधायक हो गए, आपको सबों का काम करना पड़ेगा। ये आजकल हमारा तमाशा बन गया है कि इन्होंने हमें जिताया तो हम इनका वार्ड का काम क्यों करें। आप शहर स्वच्छ अभियान चल रहा है, आप जाकर मेरे साथ सिर्फ 3-4 वार्ड में चलकर देख लेंगे, इतनी गंदगी है कि पूछो मत। और करोड़ों रुपये आया है शहर के अंदर। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आज कलेक्टर महोदय ने और इन्होंने जांच करी स्वास्थ्य विभाग की, अगर ये नगर निगम की जांच करेंगे तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा निकलेगा यहाँ पर।
इन्होंने ऐसे ऐसे मद में पैसा निकाला, ऐसे ऐसे मद में खर्चा करा कि पूछो मत, जो कर नहीं सकते आप। नगर निगम सीमा के बाहर इलीगल कॉलोनी में रोड नहीं बना सकते, इन्होंने रोड बना के दिए। पंचायत क्षेत्रों में इन्होंने सीमेंट रोड बना के दिए, जबकि इनको पावर ही नहीं है। तो ये विकास इन्होंने सिर्फ दिखावा करा है। शहर के अंदर गंदगी वैसी अंबार पड़ा है। एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को नगर निगम चलाना आता है, इनको नगर निगम उजाड़ना आता है। फिर भाई ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी के लिए महापौर का टिकट मांगा था, उसके बाद में आप सुनने में आते टिकट कंफर्म भी हो गया था, तो अब क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ था कि यहाँ से कुछ लोगों ने पहले एक समाज के गुट ने लिख के दे दिया कि यहाँ अल्पसंख्यक चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो हमारे संगठन के लोगों ने गौरी शर्मा का नाम चलाया था, वो भी कांग्रेस की संगठन की तरफ से है। जब वहाँ गए तो हमने बात करी, संगठन के लोगों से बात करी कि 16 नगर निगम में आप बोलते हैं कि 2 चक्कर हमने यहाँ पर अल्पसंख्यक को टिकट दिया, वो हार गए। तो हमारी तरफ से काई साहब ने, रविंद्र महाजन ने, रिंकू टाक ने ये बात रखी कि 15 नगर निगम और हैं जिसमें बहुसंख्यक के लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर भी तो हार रहे हैं हम। यहाँ 2 चक्कर हार गए तो इससे क्या हुआ, वहाँ पर भी तो हार रहे हैं। इसी बेस को उन्होंने बांधते हुए कि यहाँ अल्पसंख्यक की संख्या ज़्यादा है, तो इस हिसाब से कम महापौर का टिकट तो दिया जाए। वो टिकट देने के बाद जैसी, मेरी मिसेस का नाम भी शहनाज था और मेरे साथी वाले जो जिनका शहनाज अंसारी के नाम से हुआ है, इन्होंने तो टिकट मांगा भी नहीं था, इन्होंने तो गौरी शर्मा के लिए सबके सब गए थे। तो जैसे ही वहाँ हमने फाइनल बात करी, सबों से मिलकर बैठ के बात करी, तो उन्होंने बोला कि चलिए अल्पसंख्यक को हम एक चांस और देते हैं। उन्होंने शहनाज नाम करा। अब वो शहनाज की जगह शहनाज अंसारी हो गया। मेरे अंदर इसमें इतना बुरा भी नहीं माना मैंने। हम रास्ते में थे, ये लोग पलट के गए और संगठन से बात करी उन्होंने, तो वो शहनाज अंसारी हो गया, क्योंकि कांग्रेस संगठन से कार्यालय से ही हुआ था ये मामला। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा कि जिसकी वजह से इनकी गलती बताई जाए। इन्होंने बाद में, जब जो आदमी जिसके लिए वोट मांगने गए, टिकट मांगने गए, तो उसकी बात करना चाहिए थी। तो ये टिकट लेके आ गए। तो अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये अगर लाएँ तो कम से कम आप उसका ध्यान रखें, कांग्रेस संगठन को कैसा मजबूत किया जाए उसके बारे में बात करें। चर्चाओं में ऐसा सुनने में आ रहा है कि एमआईएम और जो आप पार्टी है या अन्य राजनीतिक दल आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्या प्लानिंग रहेगी आपको अब चुनाव लड़ने की? हाँ भैया, अगर कांग्रेस संगठन की तरफ से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फॉर्म वैसे मैं भरूँगा। 18 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 22 तारीख तक उठाने का काम है। कांग्रेस में आखिरी वक्त तक कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे को याद है जब हमीद काजी को टिकट मिला था, बी फॉर्म हमीद काजी के नाम पे आ गया था। एंड वक्त पे मंजूश्री के नाम से हमने वो बी फॉर्म कैंसिल करके मंजूश्री के नाम पे किया गया था। तो कांग्रेस के अंदर कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये है कि कब किसका पासा पलट जाए और किसका नाम आ जाए कांग्रेस के अंदर। यही हमारी वजह से, इस वजह से हम यहाँ हार रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट डिक्लेयर होना चाहिए लगभग 3 महीने 4 महीने पहले डिक्लेयर होना चाहिए। उसकी वजह ये रहती है कि वो संपर्क में रहे लोगों से। महापौर के अंदर 3-4 महीने का टाइम मिलना चाहिए, विधायक को 6 महीने का टाइम मिलना चाहिए और संसद को लगभग 1 साल पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कम से कम ज़िले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में घूम के तो आ जाए। ये हमारे संगठन का होना चाहिए। आज हमारी जगह दूसरे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। रही बात दूसरी पार्टी की बात, तो वो सिर्फ अभी संपर्क में लोगों से हैं, मिल रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। अभी 18 तारीख तक फॉर्म भरने का काम है, 22 तक उठाने का है। 22 तक अभी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। वॉच करने के बाद अगर जो कंडीशन बनेगी उस हिसाब से सब मिलकर काम करेंगे। ये बताया, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो संदेश जारी किया था टीवी डिबेट को लेकर, क्या मांगे आपके और क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये देश हिंदू मुसलमान दोनों का है, जिन्होंने आज़ादी में अपनी जानें लगा दी, जानें कुर्बान कर दी। आज उसी आज़ादी के ख़िलाफ़ कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ मौलानाओं को लेके बैठ जाते हैं जो बिकौम मौलाना है, वो परफेक्ट आलिम भी नहीं है, और कुछ ऐसे साधुओं को लेके बैठ जाते हैं जिनका कोई मज़हब से लेना देना नहीं है। हमारे उसमें हुक्म दिया है कि आप किसी मज़हब को गाली ना दें। अगर आप गाली देंगे तो वो आपको पलट कर आपके मज़हब को गाली बकेगा। तो मेरा मतलब है, ऐसे उलमा जो बैठे रहते हैं और ऐसे चैनल वाले जो हिंदू मुसलमान करके इस देश में नफ़रत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन हमने देखा है कि जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल आज़ारी हो रही है। कोई मुसलमान उलमा बैठ के हिंदू देवताओं के बारे में बोल देता है, जिसकी वजह से हिंदुओं के भी दिल आज़ारी हो रही है। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं चैनल वाले, तो मेरी एक ही गुजारिश है आपके चैनल के ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो एडवर्टाइज़ चलाते हैं, अगर हम उनके मालों का ख़रीदना बंद कर दें, वो एडवर्टाइज़ जो चलाते हैं उस माल को हम ख़रीदना बंद कर दें, उनका बायकाट कर दें, तो इनकी टीआरपी गिर जाएगी। जब टीआरपी गिरेगी तो ऐसी उलमाओं को और साधुओं को बुलाकर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर आज हालात ये हो गए हैं कि आप
जिस तरीके से हम 10-20 साल पहले घूमते थे आराम से, कोई हिंदू घूमता था या मुसलमान घूमता तो बड़े सुकून से घूमता था, धंधा करता था, आज वो हालात नहीं है। आज 20 साल के अंदर इन्होंने इस तरीके से माहौल को गंदा कर दिया टीवी डिबेट की वजह से कि एक दूसरों को शक की निगाहों से देख रहे हैं हम, जबकि दोनों ही, और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर नफीस मंशा खान मरेगा तो इसी ज़मीन में दफन होगा, दूसरे देश में जाके दफन नहीं हो सकता, और हिंदू भाई भी होगा तो वो यहीं पर उसका अंतिम क्रियाकलाप होगा। तो इस देश को छोड़कर हम मरने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, मरने पहले की बात तो छोड़ दें कि हम देश के बाहर जाएंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। हमने आज़ादी में हमारे बाप दादाओं ने बड़ी कुर्बानी दी है, हिंदू मुसलमान दोनों कांधे से कांधा मिलाकर उन्होंने इस देश को आज़ाद किया है, और आज़ादी में कोई ऐसा नहीं मिला है कि जाए उठ के चले गए और आज़ादी ले ली। कई लोग कुर्बान हुए, कई लोग शहीद हुए हैं। अगर उन शहीदों के बारे में डिबेट कराएं ना कि किन किन के लोग शहीद हुए हैं, तो इनको मालूम पड़ेगा आज की जो नस्ल चल रही है, जो नई उपज आई है, जो मोबाइल के अंदर देख देख के अपने आप को तैयार कर रही है। मैं उन लोगों बच्चों से, जवान बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपनी नस्लों के बारे में पढ़ें। हिंदू मुसलमान बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया है, उनके पास में ना हथियार थे ना कुछ थे, वो भीड़ लेकर चलते थे, कुर्बानी दी, अपनी जानों की कुर्बानी दी, और जब ये देश आज़ाद हुआ है, आज ये मुंह की मुजूरी करते हैं, बैठ के टीवी डिबेट करते हैं, इससे देश आज़ाद नहीं हुआ है। ये देश को तोड़ रहे हैं, डिबेट करके देश को तोड़ रहे हैं। ये न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ देना चाहिए, देश के बाहर की न्यूज़ देना चाहिए, तो ये देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो बाहर के आके आतंकवादी करते थे इस देश को तोड़ने का काम, आज इस देश का तोड़ने का काम ये पत्रकार जो यहाँ बैठे हुए हैं टीवी डिबेट कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले आयात होता था, आतंकवाद बाहर से आता था इस देश के अंदर, आज इसी देश में तैयार हो रहे हैं सिर्फ इनकी डिबेट की वजह से। जिस दिन ये डिबेट बंद हो जाएगी उस देश में अपने आप शांति आ जाएगी, और इसके अंदर नेताओं को आना पड़ेगा और उन उलमाओं के खिलाफत करना पड़ेगी और उन साधुओं की खिलाफत करना पड़ेगी, हिंदू मुसलमान को मिलकर, जो बैठ जाते हैं चंद पैसों के खातिर अपने देश को तोड़ रहे हैं। ऐसे साधुओं और संतों पे और टीवी डिबेट करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। तो क्या आप मांग करेंगे कि ये डिबेट बंद होना चाहिए? बिल्कुल डिबेट बंद होना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। मैं जाऊँगा FIR दर्ज कराने के लिए, जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, हालत माहौल ख़राब कर रहे हैं शहर की, और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा रहे हैं। आप किसी मज़हब को गाली बकेंगे और फिर उस मज़हब के लोगों का इंतज़ार करेंगे कि वो विरोध प्रदर्शन भी नहीं करें। अगर मैं किसी हिंदू समाज के भगवान को अगर बुरा बोलूँगा तो हिंदू समाज के लोग रोड पे निकल कर आएंगे, मेरे खिलाफ जाएंगे वो। तो आज मेरा सब समाज के लोगों से गुजारिश है कि आज उन्होंने जैसे हमारे नबी के ख़िलाफ़ उन्होंने बात कही है, जो जानकारी नहीं रखते नबी के बारे में, पूरे आलम के लिए रहमत लिल आलमीन थे, वो किसी एक मुसलमान के लिए नहीं थे, वो आलम के लिए थे रहमत लिल आलमीन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के सब लोग उठ कर आएँ, किसी एक मुसलमान की बात नहीं है इसके अंदर, ये पूरे देश का मामला और फिर किसी एक मज़हब के नबी का मामला है। और अगर ऐसी किसी हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ होती है बात, तो तमाम मुसलमानों को मिलकर आना चाहिए, एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तो ये जो बैठे हुए कुछ चुनिंदा देश को तोड़ने वाले 5% लोग जो मोबाइल पे बैठ के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो ये लोगों के अंदर गंदी बातें फैला रहे हैं। एक ज़रा सी बात मिल जाती, मस्जिद, नकाब, इसके सिवा क्या काम करा इन्होंने सिर्फ ये 15 साल जो गुजरे हैं मुसलमानों के खिलाफत ही बात करी है। बगैर अगर कोई अच्छा काम करे, मैं तो इस शहर में बोलना चाहता हूँ, मैं गेरुआ झंडा लगाऊंगा इस घर के अंदर। अगर वो हिंदू भाइयों को, इस शहर के 5000 लोगों को, बच्चों को नौकरी दे देंगे ना, सब में पहला गेरुआ झंडा मैं लगाऊंगा। ये झंडों से राजनीति होती है क्या? झंडे हरे और गेरुआ रंग से राजनीति करते हैं इस देश की? हमारा तिरंगा है और तिरंगा ही अमर रहेगा। इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, आज नहीं कल होगी, जब लोग परेशान हो जाएंगे श्रीलंका का माहौल देखकर, जब वहाँ क्या हालत हो गए, वो जब हमारे देश में आने लग जाएगा माहौल, जब एहसास होगा, जब बहुत देर हो जाएगी। मैं तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये वक्त है जागने का। अगर आज नहीं जागे तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपकी और मेरी तो ज़िंदगी हो चुकी है। आने वाली जो नस्लें, बच्चे हैं, वो इस देश में रहेंगे, उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, तो कम से कम वो सुधर जाएँ, आपसी भेदभाव ख़त्म करके आपसी भाईचारा पैदा करें एक दूसरे के अंदर, जिसकी वजह से हमारे शहर में अमन कायम रहे, देश में अमन कायम रहे। आज हम दुनिया के अंदर मजाक बन चुके हैं, आए दिन कुछ भी बात के ऊपर इनकी डिबेट की वजह से हमारे शहर के अंदर माहौल ख़राब हो रहा है। जबकि डिबेट करते हैं वो लोग वहाँ टीवी पे बैठ के, उनकी रोज़ी रोटी चल रही है, उनका धंधा चल रहा है, नुकसान कौन उठा रहा है? हमारे शहर के लोग, देश के लोग उठा रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए ना, जिन्होंने डिबेट कराई थी, और जिन्होंने डिबेट करी उनको जेल पहुँचाना चाहिए, चाहे वो किसी समाज का हो। वो हिंदू के खिलाफ बोलता है तो उस मुसलमान को जेल पहुँचाना चाहिए,
सज़ा देना चाहिए। और अगर मुसलमान के खिलाफ कोई दूसरा आदमी बोलता है, गैर समाज का आदमी बोलता है, तो उसको तत्काल जेल में पहुंचाना चाहिए, वो चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। अगर जब तक ये भेदभाव ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा, शहर तरक्की नहीं करेगा। और जो ये फैक्ट्री आने वाली रहती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आती हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे देश में हम कैसे आएँ, क्या आए दिन तो इस शहर का माहौल ख़राब हो रहा है, देश का माहौल ख़राब हो रहा है, हम फैक्ट्री लगाएंगे तो हमें तालाबंदी करना पड़ेगी। तो ये देश नुकसान उठा रहा है। और जब देश नुकसान होता है तो श्रीलंका सरी का माहौल होता है, जो हमने आँखों से देखा है हमारी, कि वहाँ क्या माहौल हुआ है। वो माहौल आज की तारीख में दिख रहा है सामने। कुछ दिन तो हम राज कर सकते हैं, गद्दी पे बैठकर शासन तो चला सकते हैं, लेकिन जब जैसी माहौल पलटेगा तो यही पब्लिक उतार उतार के मारेगी। ये बताइए कि बुरहानपुर के विकास को लेकर आपका क्या विजन है? मेरा विकास का मतलब ये है कि विकास ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक खुद आके बोले कि नहीं आपने विकास करा है। मेरे मुंह से कहने से मतलब ये आएगा कि ये मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, जैसे आजकल पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि हमने ये काम करा दिया, ये काम करा दिया। आज तक उन्होंने देखा है कि ये करोड़ों रुपये, 2-4 करोड़ रुपये रोड की पट्टी बनाने में खर्चा कर रहे हैं। क्या यहाँ से लेके ब्रिज बनाकर ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ख़त्म नहीं कर सकते थे क्या? आप वहाँ से गणपति नाके से लेके शहर के बाहर पे ब्रिज बना देते, जिसकी वजह से शहर में जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हेवी ट्रक जो गुजरते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे, जवान बच्चों की मौत हो चुकी है, वो हो सकती थी। दूसरी बात, पानी की समस्या शहर में इतनी बड़ी है कि इसका इन्होंने 15 साल में कुछ करा ही नहीं, सिर्फ गड्ढे खोदे हैं, और वो गड्ढे भी करोड़ों रुपये इन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया है। आप ये कह के नहीं आएगा किसी वार्ड में एक भी चल के बता दें जो नाली का पानी इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम चालू करा है वो सक्सेस कहीं हुआ हो, कहीं भी सक्सेस नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, ताप्ती नदी हमारे करीब है। आज पुराना पुल हमारे पास पड़ा हुआ है। मैं कई दिन इसके पहले भी एक मामला उठाया था कि पुराने पुल पे पानी रोका जाए। बहुत बड़ा पैसा नहीं लगने वाला है, 5-25 लाख में ब्रिज के नीचे स्टॉप डैम टाइप का पानी रोकने का शीट लगकर पानी रुक सकता है वहाँ पर, जिसकी वजह से हमारे वहाँ जो पानी आता है, बोर का पानी आता है पूरे शहर के अंदर, वो बोर का पानी कम से कम लेवल उसका बढ़ जाएगा, वो पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे बोर की लेवल ये हो गई कि जो पहले 50 फीट पे चलता था ताप्ती उतावली के ऊपर, आज वो चल रहा है लगभग 400 फीट 300 फीट पानी नीचे चले गया। एक व्यवस्था ये करना है नगर निगम के, पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से शहर में हो। ऐसा नहीं हो कि एक वार्ड हो, हर वार्ड में कम से कम 24 घंटे के नल लगे रहें और उसका मीटर वाला सिस्टम हो जाए। जो घर में इस्तेमाल करना चाहता हो तो सही तरीके से इस्तेमाल करें, पानी नाजायज़ पानी ना फेंके। दूसरी व्यवस्था सफाई की, अगर तत्काल वहाँ फ़ोन वो हो सफाई अभियान, ये दिखावा न करें कि हम नाले की सफाई करें। अब बरसात चालू हो गई है और हमारी नगर निगम चाह रही है कि हम नाले सफाई करें। आप देख लेने में आज तारीख आप नोट कर लें, आज 14 या 15 तारीख आप नोट कर लें, पहली बरसात में शहर में पानी नहीं भरे तो बात करना। हमने हारून सेठ के टाइम में नाले पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये नालों की हाइट अगर आप देख लेंगे चल कर मेरे साथ, तो एक छोटी मेट्रो रोड अंदर चली जाए, प्रकाश टैक्स के सामने से लेके वहाँ तक, इतना गहरा नाला है ये। सालों साल से साफ़ नहीं करा इन्होंने, तो जब साफ़ नहीं हुआ तो पानी तो बाहर आएगा ही। इसका निकासी सही तरीके से कहीं नहीं करी वहाँ की आपकी सनवारा की, आए दिन पानी भर जाता है, रास्ते जाम हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये 2-4 इस शहर में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ही नहीं लोगों के पास। उनको सफाई चाहिए, नाली की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। और जो टैक्स जानबूझकर बड़ा थोप रहे हैं ये लोग, जबकि हमने 500 स्क्वायर फीट का माफ़ करके रखा था टैक्स, इन्होंने टैक्स आए दिन बढ़ा रहे हैं, अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है नगर निगम में। कम्प्लेक्स इन्होंने परमिशन दी है कम्प्लेक्स की, इलीगल तरीके से बने हुए कम्प्लेक्स कई तरीके से, जिन्होंने पार्किंग ही नहीं करी यहाँ पर, और नाजायज़ तरीके से लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। अगर इनको चाहिए कि मकान तोड़ना था, जैसे अभी हमने बंगार वालों का मकान तोड़ा, जब इलीगल काम करा, तो जिन्होंने गलत काम करा, अभी भ्रष्टाचार करा, उनके भी मकान तोड़ना चाहिए था। अगर हम भेदभाव करेंगे तो उसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, एक समाज में गुस्सा बढ़ेगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप शहर के अंदर सफाई व्यवस्था अच्छी रखेंगे तो आपको लोग आकर बोलेंगे कि मेरा शहर साफ़ है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लास्टिक जो है जिसकी वजह से आज शहर में गंदगी चौक हो जाती नाली, वो दूर करें, हम प्लास्टिक बैंड करें, उसमें हम ध्यान नहीं देंगे। हम नई नई गाड़ी लेके आते हैं और नई गाड़ी में घूमते हैं और सोचते हैं कि शहर साफ़ है, तो शहर इससे साफ़ नहीं होता, आपको घूम के देखना पड़ेगा। और जो भी अगर हमारा कांग्रेस का जीतता है यहाँ से, मैं उम्मीद करूँगा कि वो पब्लिक के बीच में रहे, और गवर्नमेंट से साथ में एक प्रस्ताव पास करूँगा कि 1 साल तक अगर महापौर अच्छा काम नहीं करता तो इसको वापस बुलाने की कार्रवाई भी करें, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। तो जब शहर साफ होगा, दूसरी बात हमारी पिकनिक स्पॉट है, ऊनी भंडारा हो गया, आसेर का किला हो गया है। मैं चाहूँगा प्रशासन से, अगर हमारा कांग्रेस के जीत के आगे भागदौड़ करें, अगर आप
वहाँ पर आसेर के ऊपर पूरी तैयारी कर दें, वो वायर रोप बनाकर ऊपर जाने और नीचे आने के लिए, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ से पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। एक वो बन जाएगा, किला है हमारे वहाँ, शाही किला है, औखाना है, ऐसे कई स्पॉट ऐसे हैं जहाँ बाहर से टूरिस्ट आते हैं। उनकी कोई बंदोबस्त नगर निगम ने आज तक नहीं करके दिए कि उनको कैसे व्यवस्था करेंगे घुमाने के लिए। सिर्फ हम दिखाते हैं, गाड़ी लाके खड़ी कर देते हैं, उसके बाद 1 दिन 2 दिन दिखाते हैं, साल भर तक वो गाड़ी गायब हो जाती है। तो जब तक हमारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि हमारे शहर में क्या क्या है, खूनी भंडारा एक अकेला खूनी भंडारा नहीं, उसके साथ 4-5 भंडारे मिले हुए हैं। अगर आप किसी दिन चलेंगे तो मैं चल के दिखाऊंगा कि वहाँ से पानी कहाँ से आता है और कैसा फ्रेश होकर पानी आता है बाहर। 2 साल लगे थे हमें खूनी भंडारे में बनाने में। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सब साथियों से कि वो आएँ और शहर हित में बात करें, पर्सनल हित की बात ना करें। क्योंकि अगर आप देखें कि महापौर बनने के बाद आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया और उसके खाते खंगालें तो मालूम पड़ जाएगा उसने अपना विकास करा है कि शहर का विकास करा है। इतनी गुजारिश के साथ पब्लिक से निवेदन करना चाहूँगी, जाग जाएँ। जागने के बाद होश हवास में वोट डालें। आपको लगता है कि शहर हित में ये काम कर सकता है, चाहे किसी पार्टी को, मजबूती से उसके साथ खड़े रहें कि ये काम करके दिखाएगा। पार्टी के झंडे तो कोई भी उठा लेता है, लेकिन काम करने वाला आदमी जब आपके साथ रहेगा ना तो वो काम करके दिखाएगा। हम कुछ चुनिंदा लोग रहते हैं जो पैसे ले लेते हैं काम करने के लिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप 2000-5000 लेते हैं 5 साल के लिए और उस आदमी का काम करते हैं। वो 2-4 हज़ार को टोटल मान लें आप, एक ही झटके में आपका पैसा निकल जाता है। अस्पताल के काम के लिए, नगर निगम के काम के अंदर रिश्वत देने में निकल जाता है। मेरा वादा है, अगर हमारी तरफ से कोई जीत के आता है, अगर वो आपसे पैसे मांगता है तो आप भरे दरबार में उसके गिरबान पकड़ लें। मैं आपके साथ खड़े रहूँगा, चाहे हमारे पार्टी का आदमी क्यों नहीं रिश्वत मांगता, मैं आपके साथ खड़े रहूँगा उसका गिरबान पकड़कर। क्योंकि आपने उसका काम फ्री में करके दिया है। जब फ्री में करके दिया तो उसका काम भी फ्री में करके दो आप। हाँ, अगर वो अपनी जेब से पैसा लगाता है, आप लोग उससे पैसा लेते हैं, तो वो तो पैसा लगाएगा। जब 50 लाख लगाएगा तो 5 करोड़ रुपए कमाने की ताकत रखता है वो आदमी। तो ये चीज़ें हैं, ये सोचना पड़ेगा आपको कि आदमी पैसा खर्चा कर रहा है तो कमाई के लिए कर रहा होगा। जैसे धंधे में हम पैसा लगाते हैं ना, 5 लाख लगाते हैं तो 25 लाख कमाने की कोशिश करते हैं। तो जब पार्षद इतना और वो लगाता है, महापौर इतना पैसा खर्चा करता है, तो उसको मालूम है मेरे घर से पैसा खर्चा कर रहा हूँ, बेच के कर रहा हूँ। तो जब 5 लाख लगाते हो तो 50 लाख कमाएगा वहाँ से। और जब आप लोग फ्री में चुनाव लड़ाएंगे उसको, तो आपके लिए फ्री में काम करेगा। और ये हमने देखा है, यहाँ नहीं देखा है, शहर की दूसरी जगह भी देखा है कि लोगों ने काम करा बगैर पैसे लिए, और आज उनका काम हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। तो ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष नफीस मंशा खान, जिनसे आज हमने आपके सवालों के जवाब जाना। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे BNC न्यूज़ के साथ में। BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश रज़ा खान, बुरहानपुर।